नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग कल बात कर रहे थे लोकसभा की। लोकसभा हमने स्टार्ट किया था, हम राज्यसभा पढ़ चुके हैं। लोकसभा के बारे में हम बात करेंगे कि सर ये बताइए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लोकसभा का कार्यकाल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। तो आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ेंगे। लोकसभा जिसे आर्टिकल 81 में हम पढ़ेंगे, तो आज अनुच्छेद 81 से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो है आज ये तीसरी क्लास है संसद की। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप लोग समझेंगे जिसे हम संसद, संसद यानी कि पार्लियामेंट। आप कहेंगे सर संसद यानी कि पार्लियामेंट। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। आप लोग मुझे बताएं कि सर पार्लियामेंट की जो क्लास है आज, ये क्लास हो जाएगी भैया कौन सी? थर्ड, तीसरी क्लास हो जाएगी। हम लोगों ने लोकसभा पढ़ना है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। अब आप लोग मुझे बताएं कि कल हमने लोकसभा कहाँ तक पढ़ा था। कल हम लोगों ने लोकसभा कहाँ तक पढ़ा था? चलिए बताइए कि कल हमने लोकसभा कहाँ तक पढ़ा था। कौन कौन साथी बताएंगे? आप कहेंगे सर लोकसभा के बारे में कल हम लोगों ने बात किया था। चलिए जल्दी से बता दीजिए। आप लोग मुझे बताइएगा सर लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में है, किस में है? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में है या 81 में है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 81 में, क्योंकि 80 में तो अ, राज्यसभा है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। इसका गठन हमने पढ़ा था कि 17 अप्रैल को इसका गठन किया गया था 1952 में। 13 मई 1952 में इसकी बैठक होती है और 1954 में इसका नामकरण हाउस ऑफ द पीपल से लोकसभा कर दिया जाता है। अब बात आती है कि सर ये बताएं जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मूल संविधान की। अगर हम बात करते हैं तो आप लोग मुझे बताएं कि सर मूल संविधान जिसे हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुल सीट थी, टोटल सीट कितनी थी लोकसभा में? टोटल सीट्स कितनी थी, यानी कि कुल सदस्य की अगर बात कर लें तो आप कहेंगे सर टोटल सीट थी 500। कितनी थी भैया? 500। यानी कि लोकसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? आप कहेंगे सर 500। कितनी थी? 500। लेकिन क्या किया गया, एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है 1956 में, जिसे हम 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के नाम से पढ़ेंगे। इसमें जो सीट थी लोकसभा सीट, तो आप कहेंगे सर लोकसभा सीट को कितना कर दिया गया? लोकसभा सीट कह लें या सदस्य कह लें, लोकसभा सदस्य 500 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए थे? कल मैंने ये बात आपको बताई थी। कल ये मैंने आपको बताया था 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बढ़ाकर 525 कर दिया गया। कितना कर दिया जी? 525 कर दिया। आप कहेंगे सर कितना कर दिया? 525 कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर 525 कर दिया, क्लियर है? तो यहाँ पर बात आ गई सर 525 कर दिया। लेकिन आप मुझे बताएं कि सर इसके बाद 31वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? आप कहेंगे सर कौन सा संविधान संशोधन था? तो आप कहेंगे सर 31वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से क्या किया गया था? सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। हम क्या कहेंगे कि सर क्या किया जाता है, एक 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 के नाम से हम पढ़ेंगे।
ठीक है कि सर क्या किया गया कि सर ये हुआ तो 1973 में था। कब हुआ था? इसको हम कहेंगे सर 1973 में हुआ था, लागू 1974 में कर दिया गया था। कब? लागू 1974 में कर दिया गया। ये सारी चीजें आप लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये सीटों की संख्या थी, ये 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो आप कहेंगे 525 से बढ़ाकर भैया 545 कर दी। कितनी कर दी? 545 कर दी। तो यहाँ तक आप लोग कहेंगे सर 545 कर दी। अब बात यहाँ तक होगी कि सर 545 हो गई, उसके बाद क्या किया गया? आप कहेंगे गोवा, गोवा दमन, गोवा दमन दीव अधिनियम। गोवा दमन दीव अधिनियम की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, गोवा दमन दीव अधिनियम 1987 या गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है जी। आप कहेंगे सर पुनर्गठन अधिनियम 1987 आता है। कब आता है? 1987 आ जाता है। आप कहेंगे सर 1987 आ जाता है। बिल्कुल भैया, यहाँ तक आप लोग भैया बताएंगे। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अब क्या किया गया कि यहाँ पर सर सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर कितनी कर दी? आप बताना सर। 545 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो आप कहेंगे सर 552 कर दी। कितनी कर दी? 552 कर दी। अब ये जो 552 थी, इनमें क्या था कि सर राज्यों से कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यों से, जिन्हें हम स्टेट कह सकते हैं, आप कहेंगे सर राज्य या स्टेट से। राज्यों से भैया 530 अधिकतम सदस्यों का चुनाव हो सकता था। यूटीज यूनियन टेरिटरीज से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते थे। और एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन मैंने कल ये आपको समझाया भी था, एंग्लो इंडियन 2 हो सकते थे। और इन एंग्लो इंडियन का भैया मनोचयन होता था। क्या होता था? इनका मनोचयन होता था। एक आर्टिकल है, मैं समझाता हूँ। तो आप कहेंगे सर अब नहीं होगा। इन्हें मनोनीत करते थे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा। ऐसे सदस्य जो आंग्ल भारतीय हैं, इन्हें आप कहेंगे सर क्या किया गया? इन्हें आप लोग यहाँ तक पढ़ सकते हैं द्वारा, ठीक है। इन्हें आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं कि सर क्या किया गया है कि 104वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा 19 के द्वारा क्या किया गया भैया? एक आर्टिकल हटा दिया गया। कौन सा आर्टिकल? कौन सा? अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे, कर दिया। अब इन्हें मनोनीत नहीं किया जाएगा। क्या होगा जी? इन्हें अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। एंग्लो इंडियन मैंने कल बताया था, ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत के नहीं थे, भारत में आ गए, भारत की नागरिकता ले ली, तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा गया। क्या कहा गया जी? एंग्लो इंडियन कहा गया। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब ये बताइए कि जो 552 थे, अब ये तो हो गए समाप्त, अब मनोनीत नहीं होंगे। इसको आप ऐसे लिख लें कि अब मनोनीत नहीं होंगे। अब मनोनीत यानी कि नॉमिनेट नहीं होंगे। अब इन्हें नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर अब इन्हें नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, नहीं किया जाएगा। जब नॉमिनेट ही नहीं किया जाएगा तो ये तो 552 से कितने रह जाएंगे? तो ये 552 से रह जाएंगे 550। कितने रह जाएंगे? तो भैया 2 तो हटा दिए, क्या कर दिया? इनको भैया समाप्त कर दिया। अब कितने रह गए? 550, ठीक है। लेकिन वर्तमान सदस्यों की संख्या पढ़नी है। यहाँ तक आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, यहाँ तक फटाफट से लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए राज्यसभा लोकसभा में प्रथम सदनों के नाम बताओ। कल शायद आपने क्लास नहीं ली क्या सालू? कल क्लास नहीं ली क्या? चलिए बताइए, कल क्लास नहीं ली क्या आपने? कल हमने पढ़ा था कि ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है।
लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात यहां पर आती है अनुच्छेद 333, भैया विधानसभा में पढ़ेंगे, विधानसभा में। ठीक है, तो अब बात आती है सर वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में आप कहेंगे वर्तमान लोकसभा सदस्य, वर्तमान लोकसभा सदस्य। चलिए वर्तमान लोकसभा सदस्यों की अगर मैं बात करता हूं तो आप मुझे बताइएगा कि सर वर्तमान लोकसभा सदस्यों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कि वर्तमान में तो 543 हैं। कितने हैं? 543। जिसमें राज्यों से सदस्य कितने हैं? राज्यों से या स्टेट से टोटल सदस्य कितने हैं लोकसभा में? स्टेट से आप कहेंगे सर 524 हैं क्या? बताइए। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से जो संख्या होगी यानी कि यूटी से जो संख्या है वो कितनी है? 19। तो आप मुझे बताएं कि भैया क्या ये सारी चीजें आपने लिख ली? चलिए ये हमने अब पढ़ लिया, चलिए यहाँ तक हम लोग बात कर लेते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में कि भैया ये बताइए एक आर्टिकल है यहाँ पर सीटों से संबंधित है इसलिए बता रहा हूँ। अनुच्छेद 330 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 330 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें रिजर्व हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया जी, यहाँ पर आप लोग बात करेंगे। चलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे करे बच्चा तो मुझे बता दिया करो, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि अनुच्छेद 330 में क्या लिखा है? आप कहेंगे लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण, SC एवं ST जिन्हें हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ठीक है। यहाँ पर आपने पढ़ लिया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के लिए रिजर्वेशन, ठीक है जी। आरक्षण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आरक्षण। अब यहाँ पर आरक्षण की बात होगी, रिजर्वेशन की बात होगी तो आप कहेंगे सर रिजर्वेशन की बात हो रही है कि सर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा, ठीक है जी, इन लोकसभा। अब मुझे बताइए कि सर अनुच्छेद 333 में जो आरक्षण दिया हुआ है ना, SC के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं और ST के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? आप मुझे बताएंगे। SC के लिए 84, ST के लिए 47। कितना? 47। तो टोटल जो आरक्षण है वो 131 सीटों का है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें रिजर्व हैं? आप कहेंगे सर लोकसभा में टोटल सीटों का रिजर्वेशन कितना है? तो आप मुझे बताइएगा। चलिए हाँ जी बहुत बढ़िया सर 550। अरे नीलेश माय डियर ब्रदर ये क्या है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया, यानी कि एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया, क्योंकि अनुच्छेद 331 में ही राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे। जब यही हटा दिया तो संख्या 552 से घटकर कितनी रह गई? 550 रह गई, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सर ये बताएं कि टोटल आरक्षण जो टोटल सीट रिजर्व है लोकसभा में वो टोटल सीटों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर
लोकसभा में टोटल सीटों की जो संख्या है वो संख्या कितनी हो जाएगी 131, कि भैया अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। कितनी सीटें रिजर्व हैं? 47 सीटें रिजर्व हैं। चलिए अब बात आती है सर लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल आप कहेंगे सर लोकसभा का कार्यकाल कह लें या सदस्यों का कार्यकाल कह लें। यहाँ पर टेन्योर पूछा जा रहा है, टेन्योर। तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है जिसमें लोकसभा का कार्यकाल दिया हुआ है और वो आर्टिकल है 83 क्लोज 2, यानी कि इसका कार्यकाल कितना होगा? अगर लोकसभा बहुमत में है तो लोकसभा के सदस्य और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। कितने साल का है? 5 साल का है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पंकज जी 104वां जो रिजर्वेशन वो 10 साल के लिए है ना, उस पर हम आगे बात करेंगे, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। भैया अधिकतम सीटें वो है, लेकिन वर्तमान में चली काफी समय से 543 रही हैं। 543 तो 1971 से ही चली आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि सर जो रिजर्वेशन दिया गया है सीटों का, सर सीट की संख्या तो फिर भी 552, अगर अधिकतम पूछी जाए तो 552। यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर अधिकतम सीटों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 552, क्योंकि सीटों की संख्या किसमें? अनुच्छेद 81 में। संशोधन किसमें हुआ? अनुच्छेद 331 में। तो सीटों से तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, छेड़खानी किसमें हुई है? 331 में। तो मैक्सिमम सीट कितनी हो गई? 552। कम से कम वर्तमान में जो सीटें हैं वो कितनी है? 543। तो अधिकतम हो गई 552 और वर्तमान में है 543। ये चीज क्लियर हुई क्या? अब आप कहेंगे सर आप अधिकतम 550 क्यों नहीं बता रहे? तो अधिकतम 550 में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि भैया अनुच्छेद 331 को समाप्त किया गया है, ना कि अनुच्छेद 81 में संशोधन हुआ। 81 में संशोधन होता तो हम यहां पर अधिकतम 550 लिखते, ये 552 ही रहेंगी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, डाउट्स क्लियर हो गए सारे। ये हमने पढ़ लिया, कार्यकाल हमने पढ़ लिया, ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है? योग्यताएं क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन अगर पूछी जाए, योग्यताएं क्वालिफिकेशन अगर पूछी जाए तो आप मुझे बताइएगा कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर क्वालिफिकेशन को लेकर। तो आप मुझे बताएंगे सर लोकसभा का सदस्य, ये लोकसभा सदस्य की क्वालिफिकेशन है, किसकी? लोकसभा सदस्य की, लोकसभा सदस्य, ठीक है जी। लोकसभा सदस्य की क्वालिफिकेशन, मेंबर ऑफ लोकसभा, आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। लोकसभा सदस्य की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहली क्वालिफिकेशन कॉमन है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कौन होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन हो जी? भारतीय नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप कहेंगे सर उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु, आप कहेंगे सर एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए जी यहाँ पर 25 साल। कितनी साल एज होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? आप कहेंगे 30 साल। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? आप कहेंगे सर 25 साल। चलिए ये हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, एक आर्टिकल है, यहां पर एक आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 के बारे में हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 82 क्या कहता है? अब आप मुझे बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ कि अनुच्छेद 82 में लिखा है जैसे ही जनगणना होती है, जैसे ही जनगणना होगी तो प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। क्या होगा जी? परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान लिखा हुआ है। किसमें? तो आप कहेंगे सर
क्या बनेगा? डी लिमिटेशन। आप कहेंगे डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन। क्या बनाया जाएगा? तो डिलिमिटेशन का गठन होगा, तो एक परिसीमन अधिनियम बनेगा। तो इसके लिखा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। किसका? परिसीमन आयोग, आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है जी, आयोग का गठन। यहां पर आप लिखेंगे परिसीमन आयोग का गठन। तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर, आप कहेंगे सर आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, एवरी सेंसस। ठीक है भैया, यहां पर आप लोग लिख लेंगे कि प्रत्येक जनगणना के बाद। ठीक है जी, प्रत्येक जनगणना के बाद क्या किया जाएगा? एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। अच्छा, परिसीमन आयोग का गठन कौन करते हैं? इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो, जो अध्यक्ष होता है वो पूर्व न्यायाधीश होता है, पूर्व न्यायाधीश या न्यायाधीश होगा। इसमें भैया ये अब तक कितनी बार बनाया गया है? 4 बार बनाया गया। कितनी बार? 4 बार। कब कब बनाया गया है ये? आप कहेंगे सर ये 4 बार बना है। कितनी बार बना है भैया? ये अभी तक 4 बार बनाया गया है। यहाँ पर हम पढ़ लें कि सर इसका गठन अब तक 4 बार हुआ है। एक बार 1952 में हुआ, एक बार 1963 में हुआ, एक बार 1900 कब हुआ? 1972 में, और एक बार 2002 में। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 1972 में, 2002 में। चलिए, ये सिंपल सी चीजें हैं कि अब तक ये 1963 होगा जी। यहाँ पर हम बात करेंगे ये कितना है जी, तो इसको मैं दूसरे पेन से लिखना पड़ेगा, इससे दिख नहीं रहा आपको। चलिए, यहाँ आप कहेंगे सर, यहाँ पर आप कहेंगे 1952 में पहला हुआ, 1963 में दूसरा हुआ, 1973 में हुआ, फिर 2002 में हुआ। ठीक है जी, 2002 में हुआ। यहाँ पर आप लोग भैया लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से बात कर लीजिए। यहाँ तक आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बताएं यहाँ तक आपने लिख लिया? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। किसी को कोई आपत्ति? किसी को कोई आपत्ति? हाँ जी, यहाँ तक हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि सर अब तक 4 बार हो चुका है परिसीमन। हालांकि क्या किया गया, क्या किया गया भैया? एक संविधान संशोधन हुआ था, एक संविधान संशोधन हुआ जिसके माध्यम से डिलिमिटेशन को रोक दिया गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भैया इसको अब समाप्त कर दिया गया है। भैया 1962 में, 1963 में तो अधिनियम आया था। क्या आया था जी? आप कहेंगे 1962 में अधिनियम आया। 1962 में क्या आया है? आप कहेंगे सर 1962 में अधिनियम आया था। 1963 में, ये 1952 में, 1972 में अधिनियम आया, 2001 में अधिनियम आया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए, लिख लिया। अब ये सारी चीजें हो गई, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। अब जैसे कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं विरोध कर रहे हैं इसका, इसका विरोध क्यों हो रहा है? साउथ इंडिया जैसे कि केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो परिसीमन बनता है ये जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें बांटता है, कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी उन राज्यों में लोकसभा सीटें ज्यादा होंगी। यानी कि केंद्र में उन्हीं का प्रभुत्व ज्यादा होगा, उन्हीं का वर्चस्व होगा जिनकी लोकसभा सीटें ज्यादा होंगी, सरकार उन्हीं की रहेगी। तो अब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश,
इनकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी कंपेयर टू तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, है ना, क्योंकि उनकी संख्या कम है तो लोकसभा सीटें भी कम होंगी। इसलिए दक्षिण भारत के राज्य परिसीमन का, डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यही जो आयोग है ये संख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों को बांटता है कि कितनी सीटों, कितनी जनसंख्या पर लोक, देख लो ना। अभी क्लास चल रही है क्या? ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 1952 में अधिनियम आया जिसके तहत 1952 में ही गठन हुआ। 1962 अधिनियम के तहत 1963 में, 1972 अधिनियम के तहत 1973 में, 2001 अधिनियम के तहत 2002 में, ठीक है। डिलिमिटेशन हुआ 2008 में, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें लिखा है कि लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा मंत्री परिषद के प्रति, किसके प्रति भैया? मंत्री परिषद के प्रति सामूहिक रूप से, आप ऐसे कहेंगे सामूहिक रूप से क्या है भैया? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है, उत्तरदायी होगी, ऐसे करके लिखें। अब आप एक क्वेश्चन पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि यदि कोई मंत्री बयान देता है तो वो मंत्री का बयान नहीं होगा, वो सभी का कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। आप कहेंगे सर इट इज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर ये क्या है? ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा की, इसके प्रति मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है, या लोकसभा के, ये थोड़ा उल्टा हुआ, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से, ठीक है जी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोकसभा। इसको आप लिखेंगे जी, आप कहेंगे सर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा, ठीक है जी। यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए। ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई, इसको आप लोग कवर करें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। अब बात ये आती है कि यदि कोई मंत्री जो सरकार में है, वो अगर, यदि कोई मंत्री सरकार में है, अगर वो मंत्री कोई बयान देता है तो वह बयान उसका पूरा सामूहिक रूप से माना जाएगा। ऐसे नहीं कह सकते कि उसका पर्सनल बयान है। जैसे कि अभी एक मंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा मोटे हो गए हैं, उन्हें अब खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। और एक है समा मोहम्मद, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो नायक है, वो ऐसा कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हैं समा मोहम्मद करके, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब एक नायक था। मतलब ये विवादित बयान है। तो अगर समाजवादी की सरकार होती तो ये नहीं कहा जा सकता था कि ये उनका अपना निजी बयान है, ये पूरी सरकार का बयान माना जाता, पूरी समाजवादी पार्टी का बयान माना जाता। लेकिन आज भी वो पूरा ही पार्टी का बयान माना जाएगा, लेकिन पार्टी ये कह सकती है उसका निजी बयान है। लेकिन अगर वो सरकार में होते तो ये कह सकते थे कि पूरी सरकार का बयान है कि औरंगजेब एक नायक है, ठीक है, ये पूरा उनका बयान हो जाता। भैया मेरा प्रयास है कि मैं इसको खत्म करूं, इस महीने में मैं लगभग खत्म कर दूंगा, आप परेशान मत होना, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, और मैं हो सकता है पहले ही इसको खत्म करूंगा। तो यहां तक हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। योग्यता में हमने पढ़ ली थी, योग्यता का मैंने आर्टिकल नहीं लिखा, लिख लेना कि सर इसका आर्टिकल हमने वहां भी पढ़ा था राज्यसभा में, आर्टिकल 84
ठीक है जी, आर्टिकल 84 ये आपने पढ़ना है। चलिए, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। अब मैं आपको कुछ सीटें बताता हूं, जैसे कि आंध्र प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीट जाती हैं। आंध्र प्रदेश से लोकसभा में 25 सीटें जाती हैं। आंध्र प्रदेश से 14 सीटें जाती हैं। बिहार से भैया 40 सीटें जाती हैं। छत्तीसगढ़ से 11 सीटें जाती हैं। गुजरात से 26 सीटें हैं। हरियाणा से 10 सीट जाती हैं। झारखंड से 15 सीट जाती हैं। कर्नाटक से 28 सीट लोकसभा में है। केरला से 20 सीट लोकसभा में जाती हैं। इनको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, इनको जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए भैया। चलिए सर, मेरे घर वाले कहते हैं निजी बयान होगा उसका सरकार बोल सकती है, प्लीज आंसर। अगर मैं सरकार का हिस्सा हूं और मैं कोई विवादित बयान देता हूं तो सरकार ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वो मेरा व्यक्तिगत बयान है, वो मेरा निजी बयान ना, वो पूरी सरकार का बयान माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई मंत्री बयान देता है, सांसद विधायक बयान देते हैं जो सरकार में है, तो उनका बयान सरकार का बयान होगा। यही तो लिखा है यहां पर, यही तो लिखा है, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये हमने कहां से लिया, ये हमने लिया ब्रिटेन के संविधान से। ये कहां से इंस्पायर्ड है, आप कहेंगे सर ये ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। कहां से, ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश से 25 सीटें लोकसभा में जा रही हैं, असम से 14, बिहार से 40, छत्तीसगढ़ से कितनी 11, और गुजरात से 26, हरियाणा से 10, झारखंड से 14। 14 और 40 54। इनको तो विवाद बनाया है कि भैया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जो है कितनी सीटें जाएंगी, तो आप कहेंगे 80 तो केवल यूपी से जाती हैं, सबसे ज्यादा सीटें तो यूपी से जाती हैं। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा, इसको आप लोग प्लीज लिख जरूर लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा, चाहे भले इससे लिखें। चलिए आगे बात होगी सर मध्य प्रदेश से 29 सीटें जाती हैं लोकसभा में। महाराष्ट्र से 48 सीटें लोकसभा में। ओडिशा से 11 सीटें हैं लोकसभा में। पंजाब से 13 सीट जाती हैं लोकसभा में। राजस्थान से 25 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से 80, सबसे ज्यादा सीटें जाती हैं भैया यूपी से। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां से आती हैं, उत्तर प्रदेश से। तमिलनाडु से 39 सीटें हैं। तेलंगाना से 17 हैं। पश्चिम बंगाल से 42 हैं। और मणिपुर से 2 सीटें जाती हैं। तभी तो भैया तमिलनाडु विरोध कर रहा है, क्योंकि इसकी तो 39 ही रहने वाली हैं। अगर डिलिमिटेशन लागू होता है तो उत्तर प्रदेश की ही संख्या 126 हो जाएगी आने वाले टाइम में, और ये रह जाएगा कितने पे, 39 पे ही। हालांकि जो केरला था, केरला की कहां गई, ये है, इसकी 20 है तो इसकी हो जाएंगी 18, मतलब 2 सीट और कम हो जाएंगी, 2 सीट और कम हो जाएंगी। ये सारी चीजें लिखना। ओडिशा से कितनी है, 21 है। महाराष्ट्र से कितनी है, 48 है। मध्य प्रदेश से कितनी है, 29 सीटें हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, इसका भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी भैया, मेरे लिए सभी स्पेशल हैं राहुल, मेरे लिए सभी स्पेशल हैं। 11 बोल रहा हूँ, 11 कहाँ बोला, 21 बोला होगा मैंने, 11 बोल दिया क्या, माफ़ी चाहूँगा आकांक्षा। हालांकि मैं सभी के नाम लेता हूँ जिनके ज़रूरी होंगे भैया। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ पर सभी के नाम नहीं लेने जाऊँ, 1 घंटे का टाइम मिलता है, 55-50 मिनट क्लास चलती है, उसमें भी मैं आप लोगों के नाम ले लेकर अपना जो आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। चलिए, इसको कितनी बार लिखेंगे तो मुझे लग रहा है फिर आप ठीक से पढ़ ही नहीं रहे। इसको कितनी बार लिखें तो आप फिर पढ़ ही नहीं रहे बेटा, पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि यहां पर ये लोकसभा सीटें, वो राज्यसभा की सीटें थी, इसका मतलब आपने पढ़ा भी नहीं है। आपको ये कंफर्म ही नहीं है कि राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है। अगर आप ये वो याद करके आए होते तो ये सीटें आपको अलग दिख रही होती। अब आप कह रहे हैं सर ये कितनी बार लिखवाओगे, इसका मतलब आपने ये पढ़ा ही नहीं है। तो प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। चलिए
बर्थ प्लेस नहीं, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। जन्म स्थान भारत हो नहीं, ऐसे तो कोई विदेशी का जन्म भी भारत में हुआ होगा, नहीं, वो कुछ और है। ठीक है, तो 29 कहां से हैं? मध्य प्रदेश से, 48 महाराष्ट्र से, 21 उड़ीसा से, 13 पंजाब से, ठीक है जी, राजस्थान से 25, उत्तर प्रदेश से 80, 39 कहां से? तमिलनाडु से, 17 कहां से? तेलंगाना से, 42 कहां से? पश्चिम बंगाल से, और मणिपुर से है 2। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। चलिए, आप कहेंगे गोवा से कितनी है? 2, अरुणाचल प्रदेश से 2, मेघालय से 2, हिमाचल से 4, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1, त्रिपुरा से 2, उत्तराखंड से 5, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितनी होगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। ये भी आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी, यूपी में 31 थी और इसमें 80 हैं। इसका मतलब फिर आपको राज्यसभा का भी नहीं समझ में आया, ना लोकसभा समझ में आई। भैया राज्यसभा से 31 सीटें जाती हैं यूपी में, यूपी से राज्यसभा में 31 सीटें जाती हैं, लोकसभा से 80 सीटें जाती हैं। भाई दोनों अलग अलग बातें, इसको दिमाग को खोल लो, वरना जंग लग जाएगी, और जंग लग गई तो दिमाग सड़ने लग जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार लोहे पर जंग लग जाती है ना, लोहा सड़ने लगता है, दिमाग पर अगर जंग लग गई तो दिमाग सड़ने लग जाएगा। कल हमने राज्यसभा पढ़ी थी, आज हम लोकसभा पढ़ रहे हैं। शायद आपको पढ़ना आता होगा, यहां पर लोकसभा सीटों की बात हो रही है, और कल हमने राज्यसभा सीटें पढ़ी थी। मनोनीत का मतलब होता है कि बिना इलेक्शन के राष्ट्रपति मनोनीत करके सदस्य बना देते हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया यहां तक। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लें। दीपिका धन्यवाद। बिल्कुल जरूरी है, पूछ लेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, फिर क्या करोगे भूपेंद्र। चलिए भैया, लिखा है चंडीगढ़ से 1 सीट आती है लोकसभा में, दादर एवं नगर हवेली दमन द्वीप से 2 सीटें हो गई हैं अब, क्योंकि दादर नगर हवेली दमन द्वीप को मिला दिया गया है। जम्मू कश्मीर से 5 सीट आती है लोकसभा में, लद्दाख से 1 सीट आती है लोकसभा में, लक्षद्वीप से 1 सीट आती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी से कितनी आती हैं? तो आप कहेंगे 7। ठीक है जी, आप कहेंगे सर 7। तो ये हो गई टोटल मिलाकर 500, ये टोटल मिलाकर हो गई जी 543 सीटें। ये कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 543 सीटें हैं। ठीक है जी, कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। जो ये कह रहा है ना 562 लिखा है मैंने, 1962 लिखा है, उसके बहुत तेज घूंसा मारूंगा। मैंने ये 1963 लिखा है। चलिए, बिना वजह बेटा आप डिस्टर्ब कर रहे हो, बिना वजह डिस्टर्ब कर रहे हो, पढ़ना आपको है नहीं, दूसरों को भी नहीं पढ़ने दे रहे हो। चलिए, यहाँ तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब आप लोग मुझे बताइए कि सर इसमें हमने पढ़ा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए, कौन होता है लोकसभा का अध्यक्ष? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। और जो बच्चे ना, जो बच्चे बोल रहे हैं कि वो 62 लिखा है, 63, वो एक घूंसा मार लें अपने आप को, बहुत तेज घूंसा मारें। उन्हें ये लगना चाहिए कि मैंने वो घूंसा मारा है, मैंने चांटा मारा है ना, एक घूंसा मार लें वो अपने आप को। चलिए, अब बात आ गई सर, ये सीटें हमने पढ़ ली, हम बात करेंगे सर लोकसभा के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष, आप कहेंगे सर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पीकर। हेड ऑफ लोकसभा को स्पीकर कहा जाता है। चलिए, पहले क्या था ये, पहले की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे पहले केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनता था, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा। चलिए, केंद्रीय विधानसभा में यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सर केंद्रीय विधानसभा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी बताऊँगा, मैं अभी आपको बताऊँगा क्यों बता रहा हूँ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका गठन कब किया गया, पहले आप मुझे बताइए, क्योंकि ये जो पद है, ये पद यहीं से बना है।
कैसे बना मैं बताता हूँ, जो ये पोस्ट है ना ये कैसे बनी थी उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, गठन हुआ है 1921 में। कब? आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, अधिनियम 1919 के द्वारा, 1919 के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, वाय आप कहेंगे सर वाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा क्या किया गया, केंद्रीय विधान सभा का गठन किया गया और इसका जो अध्यक्ष था, इसके अध्यक्ष को नाम दिया था, इसके अध्यक्ष को नाम दिया था भैया स्पीकर। क्या नाम दिया था? स्पीकर। तो आप कहेंगे सर जो स्पीकर का पद है ये पद ही 1921 में बना है। कब बना? 1921 में ये पद बना। तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 1921 में केंद्रीय विधान सभा बनी थी और इसके अध्यक्ष को स्पीकर कहा गया था। 1921 में जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, जो प्रथम स्पीकर थे, आप कहेंगे सर फर्स्ट स्पीकर कौन थे? सर फ्रेडरिक वाइट। क्या नाम था? आप कहेंगे सर फ्रेडरिक वाइट। ठीक है जी, सर फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, सर फ्रेडरिक वाइट थे, वाइट। चलिए बात करते हैं प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, फर्स्ट इंडियन थे, जिनका नाम है विट्ठल भाई पटेल। क्या नाम है जी? विट्ठल भाई पटेल। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये कि पहले भारतीय जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल। चलिए अब हम बात कर रहे थे जी लोकसभा की, हम बात कर रहे थे लोकसभा की। तो लोकसभा का जो प्रावधान है वो किसमें है? आर्टिकल 93 से लेकर 97 तक। ठीक है, 93 में क्या लिखा हुआ है? 93 में लिखा है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। इसमें क्या लिखा है? लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा एवं एक उपाध्यक्ष होगा। कौन होगा? एक उपाध्यक्ष होगा, यानी कि एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम बात कर लेते हैं। तो भैया पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्पीकर बताइए, पहले स्पीकर कौन थे? आप कहेंगे सर पहले स्पीकर थे जिनका नाम था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में आप कहेंगे सर ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला, ओम बिड़ला। ये 18वीं लोकसभा के, किसके? 18वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, 18वीं लोकसभा के। अच्छा, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष, वर्तमान में तो उपाध्यक्ष है ही नहीं। चलिए यहां पर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर अनंत सैनम आयंगर। ए आयंगर के नाम से हम जानेंगे, अनंत सैनम आयंगर या एम ए आयंगर, एम ए आयंगर, या इसको भैया अनंत सैनम आयंगर या ए आयंगर ही लिख लीजिए, ए आयंगर। ठीक है जी, वर्तमान में ये पद खाली है, वर्तमान में डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है। ठीक है, चलिए स्पीकर को भैया, स्पीकर को अध्यक्ष लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अध्यक्ष। ठीक है, यहां पर लिखा था मैंने एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक है जी, चलिए हालांकि ये मैंने आपको बता दिए डिटेल में, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लें, सारी चीजें आप लोग पढ़ लें और मुझे बताएं किसी को कोई दिक्कत। चलिए एक मेरी बहन है प्रतिभा, वो कह रही है सर मेरी माँ एडमिट है लखनऊ लोहिया में और मैं हॉस्पिटल से क्लास ले रही हूँ सर। गुड, बहुत बढ़िया। अगर देखिए ये विपरीत समय है, विपत्तियों का समय है, किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन इस समय को यूटिलाइज करना बहुत अच्छी बात है। सैल्यूट है आपको कि इस परिस्थिति में भी आप पढ़ाई जारी रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए ना 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 भैया, यहाँ पर थे विट्ठल भाई पटेल जो 1924-25 में बने थे। ठीक है, ओम बिड़ला भैया 17वीं लोकसभा के भी थे, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं और 18वीं दोनों के यही थे। ठीक है, यहां तक आप लोग पढ़ें।
ठीक है भैया, यहाँ तक आप पढ़ेंगे। इससे आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम संसदीय प्रक्रिया पढ़ेंगे, संसदीय प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।